Hello and namaskar दोस्तों, how are you? I hope you all are very well. Most welcome to the heights guys. We are studying here modern Indian history. आधुनिक भारत के इतिहास को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. Today we will discussing about an important heading which is अराइवल ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया. भारत में फ्रांसीसियों के आगमन. इस हेडिंग पर विस्तृत रूप से आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे. अपना कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए. हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, अराइवल ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया. भारत में फ्रांसीसियों का आगमन. शॉर्ट सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है. ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं. हेडिंग डाल ही लिया होगा आप लोगों ने. तो दोस्तों, हमने आधुनिक भारत के इतिहास में क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उसके क्रम को भी देखा है. हमने क्रम में क्या देखा था? हमने देखा था कि पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत में आती है, उसके बाद में डच कंपनियां आती हैं, डच के बाद में अंग्रेज कंपनियां आती है और अंग्रेज कंपनियों के बाद में डेनिश कंपनी भारत में आती है और डेनिश के बाद में फ्रांसीसी कंपनी भारत में आती है. ठीक है, तो ये क्रम को आप याद रखेंगे. फ्रांसीसियों से पहले भारत में एक और कंपनी आती है, डेनिश कंपनी, लेकिन इसे ज़्यादा विस्तृत में नहीं पढ़ा जाता है. विस्तृत में क्यों नहीं पढ़ा जाता है? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. लेकिन आपको क्रम में पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी से पहले और अंग्रेजों के बाद में जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई, उस यूरोपीय कंपनी का नाम है डेनिश कंपनी. कब आती है भारत में? नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए. जो ये डेनिश कंपनी है, ये कहाँ से आती है? पहले तो स्थान का नाम लिखेंगे. डेनमार्क से आती है. यूरोप महाद्वीप में पड़ता है डेनमार्क. डेनमार्क से डेनिश कंपनी भारत में आती है. कब आती है? तो 1616 ईस्वी में ये भारत में आती है. कब आती है? 1616 ईस्वी में लिखेंगे. डेनिश कंपनी सबसे पहले भारत में 1616 ईस्वी में आई थी. अब कंपनी यहाँ पर आ गई है तो ये अपनी व्यापारिक कोठी या व्यापारिक फैक्ट्री की भी स्थापना करेगी. तो डेनिश कंपनी की सबसे पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ बनी थी? तो भारत में बनी थी तंजौर में. स्थान का नाम याद रखेंगे. डेनिश कंपनी ने सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे बनाई थी? भारत में तंजौर में बनाई थी. तंजौर को तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है. व्यापारिक फैक्ट्री. कुछ ही फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से. ठीक है, तंजौर कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में? तमिलनाडु राज्य में. तमिलनाडु राज्य में. तमिलनाडु राज्य आपको लोकेशन पता ही होगी, हमने डिस्कस भी की है. भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु राज्य और यहीं पे पड़ता है तंजौर, जिसे तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है. और यहीं पे डेनिश कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की थी, पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी. और कब आई थी ये कंपनी भारत में? तो 1616 ईस्वी में आई थी. फ्रांस कंपनी से पहले आई थी. ये याद रखेंगे आप क्रम में. आप क्रम को एक फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं. फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको. PD, ED, F एंड S. ठीक है, ये फार्मूला ये याद रखेंगे. P से पुर्तगाल हो जाएगा आपका, D से डच हो जाएगा, E से अंग्रेज या फिर इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी. डी से फिर डेनिश हो जाएगा, एफ से फ्रांस हो जाएगा, फ्रांसीसी कंपनी जो आई थी फ्रांस हो जाएगा, और एस से स्वीडन हो जाएगा. ठीक है, स्वीडिश कंपनी भी भारत में. फ्रांस के बाद में एक लास्ट में स्वीडन कंपनी भी भारत में आती है, स्वीडिश कंपनी भी भारत में आती है. कहाँ से आती है? स्वीडन से आती है. कब आती है? 1731 में आती है. ठीक है, इसका केवल सन याद रख लीजिए आप कि जो स्वीडिश कंपनी है भारत में, जो कि फ्रांस के बाद में आएगी, वो कब आती है? 1731 में आती है. क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे आखिर में कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी, तो आपको नाम पता होना चाहिए. स्वीडिश कंपनी आई थी. कहाँ से आई थी? यूरोप के स्वीडन से आई थी. और यहाँ पे देखिए, ये जो अंग्रेज कंपनी आई और ये फ्रांस कंपनी, इसके बीच में डेनिश कंपनी आई है. डेनिश. ठीक है, डेनिश कंपनी. और ये कब आई है? ये आई है 1616 ईस्वी में. आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी. फॉर्मूला लिख लीजिए, याद रहेगा आपको. कभी क्रम भी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय कंपनीज का भारत में जो आगमन हुआ था उसका क्रम क्या है. एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपको मुख्य परीक्षा में भी काम देगा. चलिए अब हम पढ़ते हैं भारत में फ्रांसीसियों के आगमन को. अराइवल ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी भारत में 1664 ईस्वी में आती है. तो फ्रांसीसी कंपनी का आगमन कब हुआ? 1664 ईस्वी में. ठीक है, सबसे पहले भारत में फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में आती है और अपनी व्यापारिक कोठी कब स्थापित करती है? तो व्यापारिक कोठी, फर्स्ट व्यापारिक फैक्ट्री
1668 ईस्वी में स्थापित करती है। कब करती है? 1668 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना करती है। कहाँ पर करती है भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना? तो सूरत में होती है। सूरत में। सूरत कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, 1668 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना करती है। नेक्स्ट ईयर मतलब 1669 ईस्वी में 1669 ईस्वी में ये फिर से अपनी सेकंड व्यापारिक कोठी की स्थापना कर देती है, सेकंड व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना भी कर देती है। तो द्वितीय व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना, व्यापारिक फैक्ट्री, फ्रांस के संबंध में बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, है ना, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। तो दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना कब होती है? 1669 ईस्वी में। 1669 ईस्वी में ये अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी या दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। कहाँ पे करते हैं भारत में? तो मसूलीपट्टनम में करते हैं। मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पे पड़ता है मसूलीपट्टनम बंदरगाह। तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को भी। क्या देखा हमने देखा फ्रांसीसी कंपनी भारत में 1664 ईस्वी में आई थी। प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री इनकी 1668 ईस्वी में स्थापित होती है। कहाँ पे होती है? सूरत में होती है। द्वितीय व्यापारिक फैक्ट्री इनकी 1669 ईस्वी में स्थापित की जाती है। और कहाँ पे स्थापित की जाती है? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की जाती है। अब याद रखना इजी है दोस्तों, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भी जो व्यापारिक फैक्ट्री अपनी ओपन की थी, तो सबसे पहले सूरत में ये खोलते हैं अंग्रेज अपनी फैक्ट्री। अंग्रेजों की कॉपी कर लेते हैं ये भी। सूरत में अंग्रेज खोलते हैं 1608 ईस्वी में, और उसके बाद में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की द्वितीय व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना होती है मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और कब होती है? 1611 ईस्वी में। केवल जो वर्ष हैं इनका अंतर है, जो ईयर है इनका अंतर है, ये अलग अलग है। बाकी जो स्थान है वो उनका क्रम भी सेम है और स्थान भी सेम है। देखिए, इन्होंने भी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में, दूसरी मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने भी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में और दूसरी मसूलीपट्टनम में ओपन की है। तो ऐसे याद रखेंगे आप। अब दोस्तों ये तो हो गए फ्रांसीसी कंपनियों के आगमन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब क्या होता है? दोनों कंपनियां आ गई, अंग्रेज कंपनी भी है यहाँ पे, फ्रांसीसी कंपनी भी है। अब इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य अब क्या हो चुका है? चूंकि आपने देखा ही है अंग्रेजों की तो काफ़ी ताकत यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ पे युद्ध होने लग जाते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य के जो शासक है उनके साथ में अंग्रेज क्या करने लग जाते हैं? युद्ध करने लग जाते हैं। मतलब इनकी पावर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, इनकी पावर बढ़ जाती है। चूंकि अब फ्रांसीसियों को भी इनसे अंग्रेजों से क्या करना है? सामना करना है, प्रतिस्पर्धा करनी है, कॉम्पिटिशन करना है, तो इन्हें भी युद्ध तो लड़ने ही होंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अंग्रेज जिस तरीके से भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में दखलंदाजी करने लग जाते हैं, भारतीय भूभागों को जीतने लग जाते हैं, तो इसी पथ पर चलते हैं फ्रांसीसी भी। फ्रांसीसी क्या करते हैं? ये भी भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में दखलंदाजी करने लग जाते हैं और भारतीय भूभागों को जीतने लग जाते हैं। अब भारतीय भूभागों को जीतने के क्रम में, अधिकार करने के क्रम में, ये दो मुख्य भारतीय भूभागों को अधिकार में ले लेते हैं, अब उन पर आधिपत्य कर लेते हैं। कौन कौन से भूभाग हैं? वे भूभाग है पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी के दूसरे जो अन्य क्षेत्र जैसे कि माहे, कराईकल, यनम, इन भूभागों पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है, फ्रांसीसियों का आधिपत्य हो जाता है। कब होता है? 1673 ईस्वी में। तो ये सन याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पांडिचेरी पर कब अधिकार किया था फ्रांसीसियों ने? 1673 ईस्वी में अधिकार किया था। और दोस्तों काफी लंबे समय के बाद में ये स्वतंत्र होता है 1954 ईस्वी में। पांडिचेरी को स्वतंत्र करते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, भारत 1947 में आजाद हो जाता है। उसके बाद में भी ये कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों का भूभाग रहता है पांडिचेरी। 1954 ईस्वी में ये आजाद होता है पांडिचेरी। एक और भूभाग है दक्षिण भारत का ही, चंद्रनगर। ठीक है, चंद्रनगर पे भी आधिपत्य कर लेते हैं फ्रांसीसी। कब करते हैं? 1674 ईस्वी में। तो दोनों ही याद रखेंगे, दोनों ही दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, पांडिचेरी भी और चंद्रनगर भी। कब कब? क्रमबद्ध रूप से याद भी रहेगा। 1673 में पांडिचेरी और इसके एक साल बाद में 1674 में चंद्रनगर पर इन्होंने आधिपत्य कर लिया था। तो ये भूभाग जीते गए थे फ्रांसीसियों के द्वारा। अब चूंकि दोनों का ही ड्रीम एक ही है, दोनों का उद्देश्य, दोनों के गोल क्या है? सेम है कि भारत पे आधिपत्य करना है, भारत पे अपना शासन स्थापित करना है। अंग्रेज भी यही सोच रखते थे, फ्रांसीसी भी इसी सपने के साथ में भारत में आते हैं। व्यापार तो ठीक है, व्यापार तो चल ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ भारत पे क्या करना है? भारत पे इन्हें आधिपत्य करना है, भारत पे इन्हें शासन करना है। अब चूंकि दोनों ताकतवर शक्तियों का एक जैसा सपना होगा, एक ही उद्देश्य होगा भारत पर शासन करने का, तो दोनों पे कन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। संघर्ष तो होगा, निश्चित रूप से संघर्ष होगा, दोनों में लड़ाइयाँ होगी, क्योंकि किसी एक को ही आधिपत्य मिल सकता है। इसीलिए अंग्रेज और फ्रांस का संघर्ष हमें यहाँ पढ़ने को मिलता है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये कन्फ्लिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इस कन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष के अंतर्गत 3 युद्ध होते हैं भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। तीनों युद्धों को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो टेबल बनाया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहीं से फैक्ट भी बनेंगे। इजी है, याद हो जाएगा इजीली। देखते हैं हम अभी, याद करते हैं इसे, है ना। तो अंग्रेज फ्रांस संघर्ष हेडिंग डाल लीजिए। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इससे संबंधित 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हैं? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तीनों युद्ध जो है, तीनों ही युद्ध इस नाम से भी जाने जाते हैं। कर्नाटक प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध एंड कर्नाटक का तृतीय युद्ध। सबसे पहले इनका जो समय है, इनका जो काल है, उसे याद करने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कितने वर्षों के लिए रहा था, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, कितने वर्षों के लिए हुआ था, और तृतीय युद्ध कब हुआ था और कितने वर्षों के लिए हुआ था। तो टेबल को हम ऐसे याद करेंगे, ठीक है। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को देखते हैं। तो इसका समय क्या था? 1746 ईस्वी में कर्नाटक का प्रथम युद्ध स्टार्ट होता है। अच्छा, ये युद्ध किनके मध्य हो रहा है? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य हो रहे हैं, ये याद रखेंगे आप, है ना। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये जो संघर्ष हो रहा है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हो रहा है। तो प्रथम युद्ध का समय है 1746 ईस्वी, जो कि 2 वर्षों के लिए चलता है, 1746 से 1748। कब से कब तक चलता है? 1746 से 1748, 2 वर्षों के लिए चलता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ये प्रथम युद्ध खत्म होता है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जैसे ही खत्म होता है, वैसे ही 1 साल बाद में, मतलब 1749 में, 48 में खत्म हुआ, 1749 में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1749 में। तो 1749 से ये 5 वर्षों के लिए चलता है। द्वितीय युद्ध 5 वर्षों के लिए चलेगा, पहला 2 वर्षों के लिए, द्वितीय 5 वर्षों के लिए चलेगा। तो 1749 से ये 1754 ईस्वी तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 1749 से 1754 ईस्वी, 5 वर्षों के लिए। ऐसे याद रख लेंगे आप तो इजीली याद रह जाएगा। अब दोस्तों 2 वर्ष का गैप होता है, 1754 में द्वितीय युद्ध खत्म होता है, 2 वर्षों का गैप होता है, और 1756 ईस्वी में कर्नाटक का तृतीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जो कि 7 वर्षों के लिए, 7 ईयर्स के लिए प्रारंभ होता है। कितने वर्षों के लिए चलता है? 7 वर्षों के लिए ये युद्ध चलता है। 1756 से 1763 ईस्वी तक ये युद्ध चलता है। तो ये समय है जिसे आपको याद रखना है, इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे 2 वर्षों के लिए, यहाँ पे 5 वर्षों के लिए, और यहाँ पे 7 वर्षों के लिए युद्ध चलता है। कारणों को देख लेते कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जो युद्ध है, ये क्यों हुए थे। तो जो प्रथम युद्ध है, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में ये युद्ध हुआ था। अब क्या है ये ऑस्ट्रिया? तो दोस्तों यूरोपीय महाद्वीप में एक देश पड़ता है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, वहाँ पे आधिपत्य करने से संबंधित कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में। हमारे भारत में कुछ नहीं चल रहा होता, यूरोप महाद्वीप में चल रहा होता है। और किनके मध्य चल रहा होता है? अंग्रेज और फ्रांस के मध्य यह संघर्ष चल रहा होता है कि किसे ऑस्ट्रिया पे शासन करना है। उत्तराधिकार के संबंध में युद्ध चल रहा था अंग्रेज और फ्रांस के मध्य, ठीक है। जबकि ये एक अलग ही कंट्री है यूरोप महाद्वीप में, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं, चूँकि यहाँ की राजनीतिक जो दुर्दशा है काफ़ी खराब होती है, दुर्दशा मतलब यहाँ की राजनीति क्या है? खराब है। इसीलिए अंग्रेज सोच रहे हैं कि हम आधिपत्य कर ले, फ्रांस सोच रहा है कि ऑस्ट्रिया पे हम आधिपत्य कर ले। और ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही है? यूरोप महाद्वीप में चल रही हैं। चूँकि वहाँ पे इनकी लड़ाई चल रही होती है, तो भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कर्नाटक के प्रथम युद्ध के रूप में। आ गया समझ में? तो कारण क्या है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में युद्ध। दूसरा है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार यहाँ पे होता है। यहाँ पे तो चूंकि यूरोप में हो रहा था, लेकिन ये वाला जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ये कहाँ होता है? ये भारत में होता है। किसको लेके? हैदराबाद और कर्नाटक वाले भूभागों को लेकर। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे नवाबों के 2 गुट बन जाते हैं। एक गुट कहता है कि हमें शासन करना है हैदराबाद और कर्नाटक वाले एरिया में, और दूसरा गुट कहता है कि हमें शासन करना है हैदराबाद और कर्नाटक में। और ये लड़ाई, ये जो गुट है, इनमें कौन सदस्य है? भारत के ही सदस्य है। भारत के नवाब जो थे वे यहाँ पे शासन करना चाहते थे। अब ये 2 गुट बन गए, तो एक गुट का समर्थन किया अंग्रेजों ने, और दूसरे गुट का समर्थन किया फ्रांसीसियों ने, ठीक है। तो इस तरीके से इनके मध्य भी लड़ाई हो जाती है। इनडायरेक्टली लड़ाई होती है, लेकिन दोनों के मध्य लड़ाई होती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? अलग अलग गुटों का
साथ दिया था। अंग्रेजों ने फर्स्ट वाले गुट का साथ देते हैं जिसे अंग्रेजी गुट कहा गया, नाम भी इनका बाद में रखा गया अंग्रेजी गुट, और फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी गुट का समर्थन किया। ठीक है, तो किसके संदर्भ में था, कारण क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी युद्ध, जिसमें दो गुटों का निर्माण हुआ था। एक गुट का साथ अंग्रेजों ने दिया था और दूसरे गुट का साथ फ्रांसीसियों ने दिया था। और इस युद्ध में इंपॉर्टेंट है अंबूर का युद्ध, ये याद रखेंगे आप। द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में ही अंबूर का युद्ध होता है, खैर अभी हम डिस्कस करेंगे। अब कर्नाटक का तृतीय युद्ध देख लेते हैं, जो कि 7 वर्षों के लिए चला था, विश्व युद्ध के समान था। विश्व के जो ताकतवर देशों हैं उनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अमेरिका भी प्रभावित हुआ था इस युद्ध से, सप्तवर्षीय युद्ध जो रहता है। भारत भी प्रभावित हुआ था, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ था, यूरोप महाद्वीप भी प्रभावित हुआ था, फिलीपींस वगैरह इन देशों को भी इसने प्रभावित किया था। मतलब ये विश्व युद्ध के समान था, 7 वर्षों तक चला था और मुख्य रूप से यूरोप इसमें भागीदार था। तो ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी जो देश थे ये भी हिस्सा लेते हैं, और चूंकि ये युद्ध चलता है तो भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पे भी जो कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, उनके मध्य क्या हो जाती है, द्वंद्वता हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, जो कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। तो ये कारण थे इन तीनों युद्धों के। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो फिर से हम इसे डिस्कस करेंगे यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। संधि देख लेते हैं। अब इनके परिणाम क्या निकले थे इन युद्धों के, तो इन तीनों युद्धों का परिणाम संधि से ही हुआ था, ये याद रखेंगे आप। जीत और हार तो दूर की बात है, यहाँ पे संधि के थ्रू इसे शांत कर लिया गया था इन युद्धों को। तो जो पहला कर्नाटक का प्रथम युद्ध था उसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में जो युद्ध यूरोप में चल रहा होता है, वहाँ पे एक संधि होती है, एला शापेल की संधि, याद रखेंगे। कौन सी संधि हुई थी कर्नाटक के प्रथम युद्ध में, हम पढ़ेंगे एला शापेल की संधि। कहाँ पे होती है, यूरोप में होती है, लेकिन चूंकि वहाँ संधि हो जाती है तो यहाँ पे जो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियाँ उनके मध्य भी संधि हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मामला शांत हो गया है इसीलिए। दूसरे कर्नाटक के युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है, और चूंकि ये भारत में लड़ाई हुई थी, हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों के मध्य ये लड़ाई थी, तो पांडिचेरी की संधि यहाँ पे होती है और मामला शांत हो जाता है यहाँ पे भी। तो दूसरे कर्नाटक के युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई थी। तृतीय में पेरिस की संधि, सप्तवर्षीय युद्ध ये भी यूरोप में चल रहा था, ठीक है, इसीलिए पेरिस की संधि हुई थी, और पेरिस की संधि वहाँ यूरोप में होती है, तो फिर यहाँ पे भी ये मामला शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। संधि तीनों याद रखेंगे। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में एला शापेल की संधि हुई थी, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई थी, और कर्नाटक के तृतीय युद्ध में पेरिस की संधि होती है। विशेष चीज़ें क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। तो प्रथम युद्ध में सेंट थॉमे का युद्ध होता है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जिसके अंतर्गत एक युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य। कौन सा युद्ध होता है, तो सेंट थॉमे का युद्ध होता है। सेंट थॉमे तमिलनाडु वाले राज्य में पड़ता है, तो सेंट थॉमे का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, जब ये संधि हो जाती है तो ये मद्रास वाला भूभाग जो कि अंग्रेजों का था, फ्रांसीसियों ने इसे हड़प लिया था, वापस अंग्रेजों को दे दिया जाता है। और यूएसए का लुइसबर्ग वाला भाग जो अंग्रेजों ने इस भाग पर कब्जा कर लिया था, फ्रांसीसी जिस पे आधिपत्य करके बैठे हुए थे पहले, अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेज अमेरिका वाला पार्ट फ्रांसीसियों को लौटा देते हैं, और यहाँ पे हिंदुस्तान का जो मद्रास वाला पार्ट था वो फ्रांसीसी अंग्रेजों को लौटा देते हैं। इस तरीके से ये मामला शांत होता है। द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में याद रखेंगे कि मेन इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था इसके अंतर्गत अंबूर का युद्ध, तो इस युद्ध को याद रखेंगे। तृतीय कर्नाटक के युद्ध में जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, तो भारत में ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे देखने को मिलता है। जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, भारत में क्या चलता था, भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी क्या करती है, यहाँ पे वांडीवास का युद्ध होता है, ठीक है, वांडीवास का युद्ध होता है, और 1760 में फ्रांस का पतन हो जाता है। इस युद्ध के में हारने के बाद में संधि तो होती है, लेकिन यहाँ से ही फ्रांस का क्या हो जाता है, भारत में पतन हो जाता है। 1760 में फ्रांस का पतन हो जाता है। अब ये जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता था आयरकूट, ठीक है, कौन थे, आयरकूट थे सेनापति। और फ्रेंच की तरफ से काउंट लाली ने ये युद्ध लड़ा था। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रेंच कंपनी के मध्य हुआ था, भारत में हुआ था। ये वांडीवास का युद्ध कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। दक्षिण में पड़ता है ये भूभाग वांडीवास भारत के। तो अंग्रेज और फ्रांस कंपनी के बीच में होता। अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व किसने किया था, सर आयरकूट ने किया था। और फ्रेंच कंपनी की तरफ से इसका नेतृत्व काउंट लाली ने किया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है।
आई होप चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये टेबल एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्ट पूछे जाएंगे। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।